whatever we are whatever we are going to study now is going to be directly related with the implementation. जो भी हम लाइव डेटा पे काम करेंगे या टेबल्स पे काम करेंगे, तो वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सो अगर आपने पिछला प्रैक्टिस नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू फिनिश आउट दैट पार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड देन बी विद मी, क्योंकि अभी चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी और इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से बढ़ेंगी. तो अगर आप कोप अप नहीं कर पाते हो, then there can be a lot of issues. Also, there are a lot of openings are coming with many organizations I can see nowadays. So if means yesterday also I was exploring some of my groups. So I can see there are a lot of openings are coming, and a lot of internships are also coming for the people who are working into the data science and data analysis related things. And most of them are demanding these skills that we have already studied. Like it is Excel, it is Power BI. Power BI भी हमें पढ़ना है. तो एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल. एसक्यूएल बहुत डिमांड में है. अगर आप एसक्यूएल के अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड. ऑल्सो means so there was a City Group has released some opening regarding the data analyst, and Paytm has also opened his opening for the data analyst for freshers. So HP has also opened an internship MIS analyst opportunities, and they are demanding the same things. And packages are also very good. So um, please be serious if you are looking for a good career in this. Please, I request everyone to be serious with all these things, because lot of opportunities, lot of internships are also about to get released in next 2 3 4 months. तो अगर आप उसके लिए रेडी नहीं होते हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. अगले 6 महीने से अगले 1 साल तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं. तो जितनी जल्दी आप उसको अपनी सारी स्किल्स को अपग्रेड करके और चीजें सीख लोगे, वो आपके लिए अच्छा होगा. एंड opening packages are also going to be very good. Minimum from 6 lakhs to 8 lakhs का जो पैकेज है, इसमें आराम से आपको मिल जाएगा. And lot of good opportunities are coming. You don't need to see कि and you all need to get into them, right? So please, I request everyone to practice as much as possible. All recordings of this batch, all recordings of other batches are available. If you need to learn anything, you can just go to that recording. You can see कि क्या पढ़ाया हुआ है. आप सारी चीजें देख सकते हो. Everything I have covered in detail, right? So please, I request everyone, do the practice. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चीजें नहीं कवर अप कर पाओगे. ठीक है? So now let's start with the pandas. So pandas is very basically, we can say it is a वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. तो डेटा फ्रेम में क्या होता है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, या तो नंबर्स के फॉर्म में पढ़ रहे थे, या हम टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ रहे थे, या सारी चीजों को अलग अलग फॉर्म में देख रहे थे. अब जब हम एक टेबल की बात करते हैं, तो टेबल में हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स भी हो सकती हैं. और वो फील्ड्स में कोई फील्ड हमारी न्यूमेरिकल फील्ड होगी, कोई फील्ड हमारी टेक्स्ट की फील्ड होगी, कोई हमारी डेट की फील्ड होगी. तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पे आने वाली हैं. तो हम उन सारी चीजों को कंसोलिडेट करके हम यहाँ पे एक डेटा फ्रेम को यूज करते हैं. तो डेटा फ्रेम इज बेसिकली पैंडाज ऑब्जेक्ट. पैंडा का एक ऑब्जेक्ट है, जिसके थ्रू हम पूरी टेबल को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट? सो दिस डेटा फ्रेम कैन रीड files like CSV file, text files, Excel files, JSON files, or SQL database, or any other database you are working anywhere. तो जो भी आप डेटाबेस कहीं भी यूज कर रहे हो, चाहे आपने SQL में कहीं यूज किया हो, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. किसी भी दूसरे डेटाबेसेस में, ओरेकल है, साइबेस है, या DB2 है, जितने भी डेटाबेस हैं, वहां से सबसे डेटा फ्रेम को कनेक्ट करके और यहाँ पे डेटा हम ला सकते हैं. The biggest advantage is it is a very high speed performance operation. तो यहाँ पे आप जो भी
ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो बहुत क्विकली परफॉर्म होता है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। जितने भी फंक्शंस होते हैं इसके बहुत लाइट वेट हैं, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली काम करते हैं। और pandas इज रिलेटेड टू द numpy, सो इट इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ numpy। सो जब भी हम कहीं भी pandas यूज करेंगे, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप वहां पे numpy को भी इंपोर्ट करो। ओके। तो जब तक आप numpy को इंपोर्ट नहीं करोगे, कभी कभी कुछ फंक्शंस में ये एरर दे सकता है। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप pandas को यूज करते हैं, यू नीड टू इंपोर्ट numpy एज वेल। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंपोर्टिंग द पैकेज। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली इंपोर्ट pandas as pd। तो pd उसका एक अलियास हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे आपके मल्टीपल एरेज हो सकते हैं, तो मल्टीपल एरेज में आपके 1D एरे, 2D एरे, जो भी आप यहाँ पे देना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ लिस्ट लेते हैं, उनको हम pandas की सीरीज में हम कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने दिया, जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई, एक कंट्रीज की लिस्ट बनाई और एक हमने कैपिटल्स की लिस्ट बनाई, राइट। यहाँ पे अब हमने क्या किया कि जो हमारी जो कैपिटल्स हैं, जो कैपिटल्स की सीरीज है, उसको हमने नंपाई एरे में कन्वर्ट किया, np डॉट एरे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको नंपाई एरे में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आप जैसे जैसे हम अभी तक नंपाई में कन्वर्ट करते थे, वैसे हम नंपाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन्हीं लिस्ट से आप डायरेक्ट आप जो pandas का की जो सीरीज है वो भी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम डेटा फ्रेम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम केवल सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सीरीज में सिंपली जो एक सिंगल डायमेंशन सीरीज होती है उसकी बात कर रहे हैं। हम डेटा फ्रेम आएगा तो डेटा फ्रेम में मल्टीपल डायमेंशंस हो जाती हैं। तो उसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, पहले हम बेसिक्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कैपिटल्स है, तो कैपिटल्स को यूज करके हमने पीडी डॉट सीरीज, एक वन डायमेंशन डेटा बनाने के लिए हमने पीडी डॉट सीरीज को हमने यहाँ पे यूज किया, और यहाँ पे हमने सिंपली उसको यूज कर लिया। तो यहाँ पे आपकी जो सीरीज वन है वो क्रिएट हो गई, और सीरीज वन को आप प्रिंट करा के देख सकते हो। ठीक है। तो अभी हाँ, सीरीज यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं करी है। पहले हमने यहाँ पे सारे पैकेजेस हम इंपोर्ट कर लेते हैं। पैकेजेस इंपोर्ट करने के बाद हमने सीरीज वन डिफाइन करी, और सीरीज वन डिफाइन करने के बाद हमने इसको इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो सीरीज वन है वो प्रिंट होके आ गई। तो इसमें वो वैसे ही प्रिंट हुई है जैसे हमारी जनरल चीजें आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप सीरीज जीरो पे देखोगे तो SR1 ऑफ जीरो पे देखोगे तो न्यू दिल्ली आएगा, वन पे देखोगे तो पेरिस आएगा, टू पे देखोगे तो लंदन आएगा, राइट। यहाँ पे SR1 ऑफ वन मतलब हमने इंडेक्स चेक करके देखा, तो जैसे इंडेक्स बाकी में काम करता है वैसे ही इंडेक्स यहाँ पे भी काम करेगा। तो SR1 की वैल्यू यहाँ पे पेरिस है, तो पेरिस की वैल्यू आ गई, राइट। अब यहाँ पे हम इंडेक्स अपनी तरफ से अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटा कैपिटल तो हमने यहाँ पे दिया ही था। ठीक है, यहाँ पे हमने इंडेक्स के साथ में कंट्रीज दे दिया, राइट। तो जब हमने इंडेक्स के साथ में कंट्रीज दिया, तो अभी जो डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 थे वो तो रहे ही, साथ में दूसरे इंडेक्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको रन कराया और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी। हाँ, ये इस तरह से प्रिंट हो गई, 0 1 2 की जगह पे इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड आ गया। और अगर हम एक्स ऑफ इंग्लैंड देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे लंदन आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है वो रिप्लेस हो गई। अगर हम यहाँ पे प्रिंट एक्स ऑफ और टू हम प्रिंट प्रिंट करते हैं तो भी ये वैल्यू प्रिंट करेगा उसकी। ठीक है, तो चाहे आपने इंग्लैंड दे दिया या टू दे दिया, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है वो बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि वो दिखाई नहीं, वो नहीं रहेगी, वो रिप्लेस नहीं होगी। वो यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन आप उसको यहाँ पे दूसरी इंडेक्सिंग के जो अभी आपने लाइन की है उसके अकॉर्डिंग भी वो आप यहाँ पे उनको प्लेस कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। नाउ यही चीज हमें डिक्शनरी से बनानी है। तो डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में आपके पास ऑलरेडी एक इंडेक्स वैल्यू होती है, उसके साथ में एक एक आपकी की वैल्यू होती है, दूसरी उसके उसके साथ में उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। तो की है और ये एक्चुअल है। ठीक है, तो जब हमने डिक्शनरी के साथ में डिफाइन किया, तो डिक्शनरी के साथ में हमने सिंपली डिक्शनरी का नाम दे दिया और यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और वो पूरी जो हमारी सीरीज है डिक्शनरी वाली वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। अभी यहाँ पे आप इंडेक्सिंग को यूज करके प्रिंट करना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग को यूज करके भी प्रिंट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली है पांडा कोर सीरीज।
ठीक है। ये जो अगर आप यहाँ पे पीडी डिक्ट जो हमने बनाई है, या इसके पहले जो हमने यहाँ पे एक्स बनाया था, या इसके पहले हमने यहाँ पे SR1 बनाया था, इनमें से किसी को भी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ प्रिंट टाइप ऑफ एक्स और प्रिंट टाइप ऑफ SR1, कुछ भी आप देखेंगे ये सारी चीजें हमारी पांडा कोर सीरीज है। ठीक है, ये सब पैंडा कोड सीरीज है क्योंकि हम यहाँ पे सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि सीरीज की आप इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अभी तक हम इंडेक्सिंग करते आए थे, वैसे ही यहाँ पे भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो शेप चेक करने के लिए वही यहाँ पे आप शेप फंक्शन को, शेप को यूज करेंगे तो ये हमें शेप रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने डिक्शनरी को एग्जीक्यूट कराया और इसको हमने शेप को चेक किया, तो अभी चूंकि ये जस्ट सीरीज है, ये हमारा डेटा फ्रेम नहीं है। Remember, this is just a series. It is not a data frame. So so because of that, this is just showing 8 comma, राइट, क्योंकि 2 डायमेंशन नहीं है। ठीक है। अभी हमें यहाँ पे कोई भी इंडेक्स एक्सेस करना हो, कोई भी इंडेक्स में रेंजेस एक्सेस करनी हो, तो वो सारी चीजें हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने नंपाई में या किसी लिस्ट में या किसी टपल में हमने यूज किया था, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एज इट इज एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे रेंज में एक्सेस करना है, 3 to 7 के बीच में एक्सेस करना है, या अलग अलग एक्सेस करना है, 5057 इंडेक्सेस पे क्या वैल्यूज हैं वो एक्सेस करनी है, या ACE इंडेक्सेस पे क्या वैल्यू है ये आपको एक्सेस करनी है। दोनों सीरीज को आपस में ऐड करना है, तो यहाँ पे माई सीरीज प्लस माई सीरीज कर दिया, तो भी इस तरह से चीजें आ गई। यहाँ पे पूरी सीरीज में हमें कुछ डिवाइड करना है, हमने पूरा सीरीज डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको अपनी पैंडास की सीरीज में यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं। तो सीरीज का कंसेप्ट सबका क्लियर है? सबका क्लियर है? एनी डाउट? ओके। सो अब इसके बाद आती है दूसरी जो चीज होती है, वो होती है डेटा फ्रेम, जो हमारा मेन रोल है, जो कि हमारा मेन टारगेट है, डेटा फ्रेम। क्योंकि थ्रू आउट द पैंडास और थ्रू आउट द पाइथन लाइफ साइकिल, डेटा फ्रेम आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि कोई भी टेबल जब पाइथन के अंदर आएगी तो पाइथन के अंदर वो डेटा फ्रेम ही बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा फ्रेम पे बात करते हैं। तो डेटा फ्रेम इज बेसिकली 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आप यहाँ पे चीजें बना सकते हो। ठीक है। तो उसमें सिंपली बनाने के लिए हमें करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने डीएफ नाम से वेरिएबल लिया, डीएफ और पीडी डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम फंक्शन हमने यहाँ पे लिया, और अब इसके अंदर हम जो भी डिफाइन करेंगे वो सारी चीजें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होके आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने पी डॉट डेटा फ्रेम लिया और उसको प्रिंट कराया और उसका टाइप प्रिंट कराया। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कराने में यहाँ पे सिंपली कॉलम्स एंड इंडेक्सेस की वैल्यू आ गई। देन इसका टाइप क्या है, तो टाइप यहाँ पे अब आप देख सकते हो, पीडी कोर फ्रेम एंड डेटा फ्रेम। तो अब ये डेटा फ्रेम है। सीरीज में यही चीज सीरीज के नाम से आ रही थी। ठीक है। यहाँ पे यही चीज डेटा फ्रेम के नाम से आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजें हम देखना शुरू करते हैं, तो उसको हम और एक्सप्लोर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट बनाई। तो अभी तक आई आई गेस कि लिस्ट और टपल बनाना सबको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है, देन यू आर लैगिंग बिहाइंड सो मच। प्लीज 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 अपडेट योर स्पीड so that you can cope up with this। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट को हम डेटा फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो कन्वर्ट कराने के लिए सिंपली वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हमने यहाँ पे दिया, पहले हम यहाँ यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे फ्रूट्स डॉट DF0 हमने प्रिंट करने में हमने स्टोर किया। यहाँ पे PD डॉट डेटा फ्रेम, और सिंपली हमने इसके अंदर फ्रूट्स को सप्लाई कर दिया, राइट। और हम सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है। इतना एग्जीक्यूट कराने पे क्या होता है, लेट्स सी। हमने इसको देखा
और इसको एग्जीक्यूट कराया। तो अभी यहाँ पे आप देखो कि हमें यहाँ पे एक सिंपल सी जो सीरीज है वो दिखाई दे रही है। हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है, तो हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ फ्रूट्स यूज किया है, और कुछ हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये एक यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम है, तो कॉलम में भी जीरो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी 0 1 2 3। तो ये 0 1 2 3 तो इंडेक्स समझ में आता है। इसी तरह से ये 0 1 2 3 जो आपको दिख रहा है, ये रो का इंडेक्स है। इसी तरह से जब मल्टीपल कॉलम होंगे तो यहाँ पे कॉलम के भी इंडेक्सेस आ जाएंगे, तो 0 1 2 3 वो कॉलम वाइज भी इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई सबको कि यहाँ पे ये फ्रूट्स डीएफ है। अब हम यहाँ पे दूसरी बार में प्रिंट कराते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट हटा देते हैं। ठीक है, और प्रिंट हटाते हैं, फिर हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जब हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हटा दिया, अब ये इस सेम डेटा फ्रेम को एक थोड़ा सा फॉर्मेटेड फॉर्म में प्रिंट कर रहा है, जहाँ पे आपको अलग अलग कलर में वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। हर रो अलग अलग शेड में दिखाई दे रही है, जिससे आप एक फॉर्मल टेबल वाला फील ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम में फ्रूट्स तो दिया। अब यहाँ पे हमने कॉलम का नाम हम फ्रूट हमने दे दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने इसको रन कराया, तो यहाँ पे ये आ गया पहले। अभी रुको, पहले हम इसको यहाँ पे हम इसको हटाते हैं पहले, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको रन कराया है। आगे क्या हुआ? फ्रूट्स ठीक तो है। तो यहाँ से हैश, तो यहाँ पे देखो, अभी जब हमने यहाँ पे हाँ, वही वही मैं दिखाना चाह रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया था। तो अभी हमने नीचे वाला हटा दिया है, कमेंट कर दिया है। अभी हम यहाँ पे हमने केवल फ्रूट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो जो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कॉलम जीरो ही आ रहा है। ठीक है, इवन ये फॉर्मेटेड फॉर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉलम का नेम कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलम का नेम प्रॉपर आए, तो हम उसको इस तरह से यहाँ पे कॉलम का नाम हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो कॉलम का नाम हमने डिफाइन किया कैपिटल एफ के साथ में, फ्रूट हमने यहाँ पे दे दिया, और फिर हमने इसको प्रिंट कराया। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जीरो की जगह पे कॉलम का नाम आ गया। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे हम दूसरा एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है, जो कि हमारी 2D लिस्ट है अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला लिस्ट का एलिमेंट है, ये दूसरा लिस्ट का एलिमेंट है, ये तीसरा लिस्ट का एलिमेंट है, ये चौथा लिस्ट का एलिमेंट है। ठीक है, हमने अब यहाँ पे दिया, हम सिर्फ इतना पोर्शन लेते हैं। हमने यहाँ पे इस लिस्ट का हमने डेटा फ्रेम बनाया। ठीक है, और डेटा फ्रेम बना के हमने इसको बंद कर दिया, नीचे वाला हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ पे हमने इसको रन कराया, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो पहला एलिमेंट है पहली रो में आ गया, दूसरा एलिमेंट दूसरी रो में आ गया, तीसरा एलिमेंट तीसरी रो में आ गया, और चौथा एलिमेंट चौथी रो में आ गया। उसी तरह से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे हमें कॉलम के नाम किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, 0 1 2, इस तरह से हमें कॉलम के नाम दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि यहाँ पे पूरे कॉलम का पूरा पूरा नाम आए। तो उसके लिए हमने फिर यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे कॉलम्स के अंदर यहाँ पे उसी ऑर्डर में हमने डिफाइन कर दिया। जहाँ पे हमें नेम चाहिए वहाँ पे नेम डिफाइन कर दिया, जहाँ पे हमें एज चाहिए वहाँ पे एज डिफाइन कर दिया, और जहाँ पे ब्लड ग्रुप चाहिए वहाँ पे हमने ब्लड ग्रुप डिफाइन कर दिया। ठीक है,
जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसको एग्जीक्यूट कराने पे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेम, एज एंड ब्लड ग्रुप प्रॉपर कॉलम नेम की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। यही चीज अगर हम डिक्शनरी में करते हैं तो डिक्शनरी में हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे दिया नेम दिए, यहाँ पे सबकी एज दी और यहाँ पे सबका ब्लड सर ग्रुप दे दिया। हाँ जी, स्क्रीन चला गया। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। एनीवन? तन्वी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, वो स्क्रीन बीच में हट गई थी, अब दोबारा आ गई। ठीक है। सो यहाँ पे अभी यहाँ पे ये हमने डिक्शनरी दिया है। तो डिक्शनरी में हमने ये साथ चारों नाम एक साथ दे दिए, एज दिया है, एज में हमने चारों एज एक साथ दे दी, और ब्लड ग्रुप दिया है, ब्लड ग्रुप में हमने सारे ब्लड ग्रुप एक साथ दे दिए। अब हमने यहाँ पे सिर्फ पीपल नाम की जो डिक्शनरी है उसको हमने यहाँ पे सप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे आपको, चूंकि हम डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले हम लिस्ट यूज कर रहे थे, तो लिस्ट में हमें डिफाइन करने की जरूरत थी। यहाँ पे डिक्शनरी में ऑलरेडी हमारे पास जो की वैल्यूज हैं वो डिफाइन है, तो हमें यहाँ पे उसको करने की जरूरत नहीं। हमने जस्ट को एग्जीक्यूट कराया और यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो एज इट इज बन के आ गई। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से आप लिस्ट से, नेस्टेड लिस्ट से, डिक्शनरी से, या इवन टपल से भी आप जो भी यहाँ पे डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। डेटा फ्रेम क्रिएट करना सबको समझ में आ गया? डेटा फ्रेम क्रिएट करना सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब हम यहाँ पे बाहर से भी फाइल इंपोर्ट करके लेके आते हैं कि हमें अगर डेटा फाइल इंपोर्ट करनी है किसी सोर्स से, हो सकता है डेटा फाइल मेरे सिस्टम में पड़ी हो सकता है डेटा फाइल किसी सर्वर की लोकेशन पे पड़ी हो, तो हम वहां से डेटा फाइल कैसे लेके आएंगे? राइट। तो डेटा फाइल लेके आने के लिए हमने, अभी सीएसवी फाइल है तो हमने यहाँ पे दिया pd.read_csv। राइट। तो ये read_csv जब हम यूज करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे वो पाथ जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये पाथ भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है या नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे डी ड्राइव में पाइथन में गए, पाइथन के अंदर माई वर्क के अंदर प्रैक्टिस फाइल्स, और यहाँ पे वाइन डॉट सी एस वी पड़ी हुई है। ठीक है। तो वाइन डॉट सी एस वी मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें वाइन डॉट सी एस वी इस तरह से दिखाई दे रही है। ये क्या हुआ? हम्म। तो यहाँ पे आपको ये वाइन डॉट सी एस वी ये फाइल है, छोटी सी एक डेटा फाइल है, जिसमें हमारे पास ईयर है, प्राइस है, विंटर रेन है, एजीएसटी है, हार्वेस्ट रेन है, एज है, एंड ट्रांसफॉक है यहाँ पे। ठीक है। हम इसको जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इंपोर्ट करने में हम यहाँ पे गए, सिंपली हमने यहाँ पे उसका ये पाथ डाला और ये फाइल का नाम है। ठीक है। और फिर हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो अब यहाँ पे पैंडास में आपको टेबल को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको जब आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो स्पेशली आपको प्रिंट स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ना केवल डेटा फ्रेम का नाम दोगे तो ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में आएगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंट दे देते हो तो फिर ये एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। सो इट्स अप टू यू, आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में देखना चाहते हो या थोड़े से ग्राफिक्स के फॉर्म में देखना चाहते हो, तो उस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल बन के आ गई। अब हमारे पास डेटा आ गया। अब बी केयरफुल, अब हम थोड़े से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब मान लो हमारे पास टेबल आ गई, हमें टेबल में देखना है कि हमारे टेबल में क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमने टेबल बना के देख ली। ठीक है।
टेबल टेबल छोटी सी टेबल हमें ऐसे दिखाई दे रही है। अब मान लो बहुत बड़ी टेबल है जिसमें बहुत सारे 30 40 50 कॉलम्स हैं और 10 15 हजार रोज हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप नॉर्मली प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि फिर उसे पूरी स्क्रीन आपकी उसी से फिलअप हो जाएगी। तो हमें वो नहीं कराना है। हम यहाँ पे अब टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। तो इन्फो प्रेस करते ही क्या होगा कि जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशन है इस टेबल के बारे में, पहली चीज ये क्या है, एक डेटा फ्रेम है। इसमें टोटल 27 एंट्रीज हैं, इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 26 ये है। और ये सारे कॉलम के नाम हैं। यहाँ पे ईयर है, प्राइस है, विंटर रेन है, ईजीएसटी है, हार्वेस्ट रेन, एज एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उनकी यहाँ पे नॉट नल वैल्यूज कितनी है, तो यहाँ पे देखो सब में नॉट नल वैल्यूज 27, टोटल 27 वैल्यूज हैं, सब में नॉट नल 27 आ रही। केवल प्राइस में एक 26 आ रही, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी है जो यहाँ पे नल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस के अंडर में यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे NaN आ रहा है। तो NaN का मतलब है कि ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और आपके इंडिविजुअल फील्ड्स के डेटा टाइप क्या है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इंटीजर फ्लोट। ये यहाँ पे आपको हमें डेटा टाइप दिखाई दे। तो अभी बाई चांस सारे नंबर ही हैं, तो नंबर में कोई कोई इंटीजर है, कोई कोई फ्लोट है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे 3 फ्लोट है, 4 इंटीजर है, और ये भी दिखा रहा है टोटल मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, ये भी दिखा रहा है। ठीक है, सो हाउ वंडरफुली ये सारी चीजें आपको इस डेटा फ्रेम के बारे में एक समराइज फॉर्म में दिखा रहा है कि ये एक डेटा फ्रेम है, 27 रोज हैं, 0 to 26 इंडेक्स है, कौन कौन से कॉलम है, कितने नॉन नॉट नल हैं, और कितना क्या उसका डेटा टाइप है, कितने मेमोरी यूज हो रही है, कितने फ्लोट है, कितने इंटीजर है, सारी चीजें यहाँ पे एक बार में वो शो कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इन्फो फंक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? देन इसके बाद दूसरी तरह की फाइल अगर इंपोर्ट करनी है, जैसे जेसन की फाइल है, जेसन फाइल आपको इंपोर्ट करनी है, तो स्क्रीन स्टॉप हो गई क्या? स्क्रीन चली गई थी। फिर आ गई है? यस सर, आ गई। ओके, सो यहाँ पे अब जैसे जेसन की फाइल है, जेसन की फाइल आपको इंपोर्ट करके लेके आनी है, तो हमने यहाँ पे रीड डॉट जेसन लगा दिया। इसके पहले हमने लगाया था रीड अंडरस्कोर CSV, राइट। अब हमने लगाया रीड अंडरस्कोर जेसन, और यहाँ पे हमने ये फाइल दे दी। अब ये देखो, ये फाइल हमारी वेब की फाइल है, ये वेब का एड्रेस है। ठीक है, गिटहब पे मैंने डाला हुआ है, ये गिटहब का एड्रेस है, और ये वहां से मैंने फाइल डाली हुई है। तो ये हमने यहाँ पे इसको रन कराया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी ये जो लोकेशन पड़ी हुई है, इस लोकेशन पे ये जो भी फाइल है यहाँ पे ये डाउनलोड होके आ गई। ठीक है, क्लियर है सबको? यस तो सर। अब आपको एक लोकल सिस्टम से लेके आनी हो या वेब से कहीं से लेके आनी हो, दोनों के लिए सेम ही चीज आप यूज करोगे। आप रीड अंडरस्कोर CSV में भी वही यूज करोगे, और रीड अंडरस्कोर जेसन में भी यूज करोगे। आपके यहाँ पे लोकल सिस्टम में कोई जेसन फाइल पड़ी है, उसको लाने के लिए भी आप रीड अंडरस्कोर जेसन ही यूज करने वाले हो। इसी तरह से कोई एक्सेल फाइल है, उस एक्सेल फाइल को आपको इम्पोर्ट करके लेके लेके आना है, तो यहाँ पे हमने रीड अंडरस्कोर एक्सेल है, और इसमें कौन सी शीट का नाम है ये यहाँ पे आपको लास्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नेम है उसका, तो वो यहाँ पे इंपोर्ट होके आएगी। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको रीड अंडरस्कोर एक्सेल के साथ में पूरा पाथ यहाँ पे हमने दिया है, तो जिससे आपकी पूरी फाइल फिर से इंपोर्ट होके आ गई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी फाइल है जस्ट फॉर योर नॉलेज कि इसने इस तरह से आप वेब से भी डेटा ड्रैग करके लेके आ सकते हो। ठीक है, देन एक्सेल DF ये जो हमने लिया है, इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ पे इन्फो फंक्शन यूज कर लिया। सेम चीज यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप 2 है और बाकी सारे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी स्ट्रिंग के डेटा टाइप है वो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास दूसरा डेटा हमने यहाँ पे लिया, सुपरमार्केट का डेटा है जो कि CSV के फॉर्म में है। ठीक है, हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराया।
ठीक है। वेब से स्टॉक का डेटा है, अगर हमने हमें इंपोर्ट कराना है तो हमने वो स्टॉक का डेटा यहाँ से इंपोर्ट करा लिया। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको याद रखना है रीड अंडरस्कोर। अब इसके बाद CSV आई तो रीड अंडरस्कोर CSV, अगर जेसन फाइल आई तो रीड अंडरस्कोर जेसन, अगर टेक्स्ट फाइल आई तो रीड अंडरस्कोर सॉरी एक्सेल फाइल आई तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल। राइट, इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें डाल सकते हो और मैनेज कर सकते हो। डाउट इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज डिस्कस करनी है इसमें? एनीबडी वुड लाइक टू एनीथिंग, डिस्कस एनीथिंग? अब इसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मींस कि हमारा डेटा जो है वो दिखता कैसे, वो हमें देखना है। ठीक है, तो सिंपली वही चीजें जो हमने अभी तक यूज की हैं, लगभग सिमिलर चीजें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। तो यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम में हमें देखना है, तो यहाँ पे पीपल अंडरस्कोर डीएफ एंड डॉट शेप। राइट, तो इसने यहाँ पे दिखा दिया। अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो ये टेबल थी वेब डीएफ है। ठीक है, तो वेब डीएफ हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पीपल अंडरस्कोर वेब डीएफ कॉपी कर दिया। यहाँ पे देखो 9 रो और 4 कॉलम, यहाँ पे देखो 9 रोज दिखाई दे रही है, 0 to 8 तक हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और कॉलम कितने, 1 2 3 4, डे, क्लोज, वॉल्यूम एंड सिंबल। तो यहाँ पे हमने शेप पता कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे आप चेक करना चाहते हो कि जो भी टेबल है उसमें कौन कौन से डेटा टाइप है, तो सिंपली पीपल अंडरस्कोर डीएफ डॉट डी टाइप्स। राइट, तो ये सारी चीजें आपको ये इसमें आप टेबल में दिखा देगा कि कौन कौन सी चीजें यहाँ आप दिख रही है, या आपके टेबल में कौन कौन से फील्ड है। इन्फो यूज करोगे तो इन्फो में सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दिखाई देगी। ठीक है, जैसे हमने इन्फो यूज किया तो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, देन पीपल डीएफ डॉट काउंट, तो यहाँ पे हमें हर हर फील्ड में कितने रिकॉर्ड है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, तो पीपल अंडरस्कोर डीएफ इंडेक्स, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है और 4 पे स्टॉप हो रहा है, स्टेप 1 है। राइट, तो ये सारी चीजें जनरल चीजें हैं जो आपको अपने टेबल के एट्रीब्यूट्स पता करने के लिए जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कॉलम को एज अ इंडेक्स सेट करना चाहते हो, एक तो डिफॉल्ट इंडेक्स है जो 0 1 2 3 चल रहा है। ठीक है, अगर आप किसी एक कॉलम को एज अ डिफॉल्ट इंडेक्स सेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सेट अंडरस्कोर इंडेक्स यूज कर सकते हो। जैसे शुरू में आपने देखा था कि हम इंडेक्स सेट कर रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम पर्टिकुलर कॉलम को सेट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स के साथ में यूज करेंगे तो वो कॉलम एज अ इंडेक्स वर्क करने लगेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देते हैं न्यू पीपल डीएफ और ब्रैकेट में हमने मोर्टी दे दिया, तो यहाँ पे मोर्टी से रिलेटेड एज एंड ब्लड ग्रुप यहाँ पे दिखा देगा। एक न्यू पीपल डीएफ और ब्रैकेट में दे दिया बेस्ट, तो यहाँ पे 18 एंड बी पॉजिटिव दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें यहाँ पे देख सकते हो, सारे एट्रीब्यूट्स को यूज करके और एक्सप्लोर कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं, वन टाइम अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो भी चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे, 2 से 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा आपको कि कब कहाँ पे कौन सी वैल्यू आपको यूज करनी है। ठीक है, देन सिलेक्शन, एडिशन, डिलीशन। देखो, मैंने बहुत शुरुआत में ही बोला था कि आप जो चीजें हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगी। अभी तक जो जो भी आपका लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था वो सारा सारा पहले ही हो चुका है। अब जो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें बहुत एक्सटेंसिवली आपकी यूज होंगी। राइट, तो अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तभी आपके ये टिप पे आएंगी, अदरवाइज ये आपकी टिप पे नहीं आएंगी। तो ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। अभी यहाँ पे अब हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस या डिलीशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन या नई चीजें हमें ऐड करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये पीपल अंडरस्कोर डीएफ की टेबल है जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है, नेम, एज एंड ब्लड ग्रुप। राइट, अब यहाँ पे हम सबके लिए एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। हमने ये जो हमारा ब्लड ग्रुप का कॉलम है
ब्लड ग्रुप के कॉलम तो हमने देख लिया। अभी यहाँ पे हमने एक नया कॉलम ऐड किया, स्कोर का कॉलम है। ठीक है, तो स्कोर के कॉलम पे हमने हर वैल्यू के लिए 10, 9, 7, 8 हमें यूज करना है। सिंपली हमने अब मैं यहाँ पे दिया पीपल, डीएफ एंड स्कोर। तो इससे एक अब ये स्कोर एक ऐसा कॉलम है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे एक नया कॉलम लास्ट में ऐड कर देगा, और उसके साथ में वन, पहली पहली वैल्यू के साथ में 10, दूसरी के साथ में 9, तीसरी के साथ में 7 और चौथे के साथ में 8 यहाँ पे अटैच कर देगा। सो दिस इज हाउ सिंपली यू कैन मैनेज टू ऐड अ न्यू कॉलम, राइट। अब एग्जिस्टिंग कॉलम को यूज करके आपको कोई नया डेटा क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको सम क्रिएट करना है, तो सम क्रिएट करने के लिए आपको सपोज स्कोर एंड एज को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे एक सम कॉलम क्रिएट क्रिएट हो गया। हमने सिंपली यहाँ पे दिया पीपल ऑफ सम इज इक्वल टू पीपल ऑफ स्कोर इनटू पीपल ऑफ एज। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक नया कॉलम यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दिया। तो जो भी नया कॉलम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लास्ट में ही आएगा। जैसे यहाँ पे ये स्कोर का कॉलम था, ये सबसे लास्ट में आया था, इसी तरह से यहाँ पे भी सम का कॉलम सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप जो भी चीज इंट्रोड्यूस करोगे, जो भी वैल्यू डालोगे, वो वो नई वैल्यू सबसे लास्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, एनी डाउट सो फार? गोइंग टू फास्ट? आप मेरे साथ कवर अप कर पा रहे हो? जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, मैं आपके मन की बात नहीं जान सकता। आई एम नॉट ओमनी प्रेजेंट। सो यू हैव टू टेल मी कि आप मेरे साथ फॉलो अप कर पा रहे हो या नहीं, आप जग रहे हो या नहीं, जिंदा हो या नहीं, ये मुझे आपके थ्रू ही पता लगेगा। ठीक है, सो अगर इफ यू पीपल आर अलाइव, प्लीज कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग। नॉट अलाइव देन कोई बात नहीं, कोई रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। ओके, आई गेस नोबडी इज अलाइव। इतना बोलने के बाद भी नहीं कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, कोई नहीं, चलो मुर्दों, आगे चलते हैं। अब हमने कोई कॉलम बना लिया है, उस कॉलम को हमें ड्रॉप करना है, राइट। तो सिंपली हमने यहाँ पे पेपर अंडरस्कोर डीएफ डॉट ड्रॉप हमने यूज किया, और उस कॉलम का नाम हमने दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चूंकि हमें कॉलम वाइज ड्रॉप करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सेस की वैल्यू दी। ठीक है, तो यहाँ पे हर कॉलम में यहाँ पे ये ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो एडिशनल पैरामीटर, पहला पैरामीटर तो ये है कि आपको क्या ड्रॉप करना है, हमें सम ड्रॉप करना है। ठीक है, अब सम क्या है, कॉलम है। तो अगर कॉलम है, अगर हमें कॉलम ड्रॉप करना है, तो हमें एक्स इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। अगर रो ड्रॉप करना है, तो एक्स इक्वल टू 0 देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमें कॉलम वाइज ही ड्रॉप करना है। तो वी क्रिएटेड दिस एक्स इक्वल टू 1। सो एक्स इज इक्वल टू 1 से कॉलम वाइज ये ड्रॉप हुआ, और इसके बाद लास्ट में आया इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का पर्पस क्या है? इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का पर्पस क्या है? प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि जब भी हम यहाँ पे ट्रू करेंगे, तो वो जो भी हम टेबल यहाँ से, जो भी हम वैल्यू यहाँ से हटा रहे हैं, सपोज हम सम को यहाँ से हटा रहे हैं, तो वो परमानेंटली टेबल से हट जाए, राइट। अगर हम यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स रखते हैं, तो यहाँ पे तो ये दिखाएगा कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ये यहाँ पे दिखाएगा कि वो हट चुका है, लेकिन एक्चुअली वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम सपोज यहाँ पे हम लिख दिया फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया। और यहाँ पे बीच में ऐड करते हैं यहाँ पे ट्रिपल अंडरस्कोर डी एफ। ठीक है, और यहाँ पे पीपल अंडरस्कोर डी एफ दो बार हम प्रिंट करा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है कि इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स हमने किया है। तो यहाँ पे अभी देखो ये सम है, तो यहाँ पे हमें सम दिखाई दे रहा है ना।
ठीक है, यहाँ पे सम ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सम हमें यहाँ पे आप देखो ड्रॉप कर चुके हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉप करने के बावजूद ये यहाँ पे दिखा रहा है रीजन कि यहाँ पे वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रू कर दिया, ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पे देखो वो अब परमानेंटली डिलीट हुआ है, तब इसलिए ये प्रिंट, ये डालने के बाद पे ये प्रिंट, ये सम यहाँ पे प्रिंट होके नहीं आ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो टेबल से हट चुका है। तो इस तरह से आप जो भी आपने बनाया है उसकी या इन प्लेस किया है, इन प्लेस इक्वल ट्रू किया है या इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स किया है, उसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन देर फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर कॉलम लेवल लेवल वाइज रिमूव करना है, तो यहाँ पे जैसे स्कोर से हमें रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे डेल पीपल डीएफ स्कोर, तो हम तो यहाँ पे अब कोई भी परमानेंट या टेम्परेरी वाला कोई काम नहीं है। एक बार उसको डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो गया, तो डेल पीपल अंडरस्कोर डीएफ एंड स्कोर। ठीक है, तो हमने इसको प्रिंट कराया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम एज एंड ब्लड ग्रुप हमें दिखाई दे गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप ना अगर कोई इंडेक्स सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे सेट इंडेक्स कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे सेट इंडेक्स किया, तो हमारा जो नेम है वो एज अ इंडेक्स आ गया, बाकी वैल्यू एज इट इज है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? सर स्क्रीन चली गई। भाई सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई? अभी तो आ रही है, मेरी तो आ रही है। हाँ आ गया आ गया। ओके, ठीक है, तो कोई आपको जैसे ब्लड ग्रुप नाम से कॉलम ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कॉलम आपने दे दिया, वो ड्रॉप कर दिया। ठीक है, आपको किसी के नाम से अगर हटाना है तो अब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे कॉलम हटा रहे हो। ठीक है, अगर कोई वैल्यू हटानी, सपोज समर हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया ड्रॉप समर, और अब यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 0 कर दिया। इसके पहले अभी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्सेस इक्वल टू सारे 1 कर रहे थे, यहाँ पे भी हमने 1 किया था, इसके पहले भी हमने एक्सेस इक्वल टू 1 किया था। राइट, अभी हमें रो वाइज हटाना है, तो हमने यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 0 कर दिया, तो इस 0 को वो इंडेक्स में सर्च करेगा और वहां से इसको रिमूव, वो वैल्यू पर पर्टिकुलर रिमूव हो जाएगी। इज दिस क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब डेटा फ्रेम सर में इंडेक्सिंग, हाँ बोलो। अगर ऐसे कोई कॉलम या रो दोबारा उसमें ज्वाइन करनी हो तो? ज्वाइन करनी है, ज्वाइन अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे सिर्फ जनरल ऑपरेशन देख रहे हैं। अगर आपको कोई नई रो ऐड करनी है, तो नई रो ऐड करने के लिए सिंपली आपको इसमें अपेंड अपेंड करना पड़ेगा। वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि आप उसमें नई वैल्यूज को अपेंड कैसे कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। अभी यहाँ पे जो ज्वाइन वाली जो आप केस बोल रहे हो, ज्वाइन इज इंटायरली डिफरेंट टॉपिक, तो उस पर हम आएंगे अभी कि ज्वाइन हम कैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन जो नई रो ऐड करने वाली चीज है वो अभी नीचे आएगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इंडेक्सिंग जैसे हम करते हैं, तो इंडेक्सिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे हम अभी तक इंडेक्सिंग करते हैं हम वैसे ही यहाँ पे इंडेक्सिंग यहाँ पे भी ट्रीट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने ईयर को इंडेक्स सेट कर दिया, तो हमने यहाँ पे सेट अंडरस्कोर इंडेक्स हमने यूज किया और ईयर को हमने इंडेक्स सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो आपका ईयर है वो अलग से यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बाकी कॉलम अलग से दिखाई दे रहे हैं। राइट, देन यहाँ पे अब हमें चाहिए कि हमें 0 से 4 लोकेशन तक सारी वैल्यू चाहिए और 0 से 5 लोकेशन तक वाली सारी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 0 to 4 क्या है, स्टार्टिंग विद 0, तो पहला पोर्शन है ये रोज का और दूसरा ये पोर्शन है ये कॉलम का। तो 0 to 4 - 1 सारी रोज चाहिए, तो 0 to 4 - 1 मीन्स 1952, ये हमारी जीरो है, 0 1 2 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की सारी रोज चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या किया, 0 to 5 तक सारे सारे कॉलम, मतलब फोर्थ इंडेक्स तक सारे कॉलम। तो पहले इंडेक्स पे ये है, दूसरे पे ये है, 0 1
2, 3, 4 एज तक के सारे कॉलम चाहिए। ठीक है, तो 0 to 4 रोज एंड 0 to 5 कॉलम्स ये हमें यहाँ पे चाहिए। हम इसको एग्जीक्यूट कराए तो आप देख सकते हो 1957 तक का यहाँ पे आ गया और एज तक का पूरा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो नहीं आया वो है फ्रांस कॉप एंड ये डेटा जो आपका 1957 के बाद का है। क्लियर है सबको? तो इस तरह से आप इंडेक्स आई एल ओ सी यूज करके यहाँ पे आप इंडेक्स लोकेशन वाइज, आई एल ओ सी मीन्स इंडेक्स लोकेशन, इंडेक्स लोकेशन वाइज आप यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। अब आई एल ओ सी हमें यहाँ पे पहले में हमें केवल डॉट दिया और बाद में हमें 0 to 3 दिया है। मतलब डॉट का मतलब है कि हमें सारे प्रिंट कराने, सारे रोज प्रिंट कराने हैं। ठीक है, और कॉलम सिर्फ 0 to 3 ही प्रिंट कराना चाहिए। यहाँ पे 0 to 3 प्रिंट हो गए, प्रिंस, विंटर रेन एंड एजीएसटी, यही 3 कॉलम प्रिंट हुए और सारी रोज प्रिंट कर दी। इसी तरह सारे कॉलम प्रिंट कराने हैं, लेकिन 0 to 4 रोज तक ही प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे हमने 0 to 4 पहले भी दे दिया और यहाँ पे डॉलर लास्ट में दे दिया। तो इस तरह से आप रो टू कॉलम, कॉलम टू रो वैल्यूज को चेंज कर सकते हो और आपका जो डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों की मिक्सिंग करना चाहते हो तो दोनों की मिक्सिंग भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एलओसी हमने दिया, एलओसी 1 to 4 रो 1 to 4 एंड प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया 0 to 1 प्राइस, यहाँ पे मार्केट डी एफ हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस दिस रिटर्न्स आईडी फ्रॉम 1 to 1, इंडेक्स 1 to इंडेक्स 4 एंड विद प्राइस। तो प्राइस यहाँ पे हमारे पास कॉलम है, हाँ प्राइस तो कॉलम है। तो कौन सा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, माई मार्केट अंडरस्कोर डी एफ, मार्केट अंडरस्कोर डी एफ। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ मार्केट अंडरस्कोर डी एफ की बात करते हैं, मार्केट अंडरस्कोर डी एफ। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे केवल इसमें एग्जीक्यूट कराते हैं, ये पूरी सेल एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें अलग अलग एग्जीक्यूट करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे ये वैल्यूज क्यों नहीं आ रही है, मार्केट अंडरस्कोर डी एफ और यहाँ पे वैल्यूज क्यों नहीं आ रही है। ओके सॉरी, यहाँ पे नेट स्पेस दिया है। हाँ, व्हाई इट इज नॉट रिटर्निंग मार्केट अंडरस्कोर डी एफ एल ओ सी, ये तो एज इट इज होना चाहिए। एज इट इज होना चाहिए, व्हाई इट इज नॉट रिटर्निंग। ये तो कोई इशू है, होने ही नहीं चाहिए।
सारी चीजें एडजस्ट कर रही हैं। तो अगर 0 to 4 देखते हैं, क्यों यहाँ पे वर्क कर रही है, वहां पे क्यों नहीं वर्क कर रही है? व्हाट मे बी द रीजन? वन ऑनवर्ड्स सारे दिखा रहे हैं, 1 to 4 ऑनवर्ड्स अगर हम प्राइस देखना चाहिए। वन ऑनवर्ड्स सारे दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैं दिखाई वन ऑनवर्ड्स, इसने ये ईयर और उसके रिगार्डिंग ये प्राइस सबका दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। इसलिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है इसमें कुछ। 1 to 3 हमने दिया, तो अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेट मी सी व्हाई इट इज नॉट गिविंग। यहाँ पे देखो, यहाँ ये पूरा पूरा ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे AGST ऑनवर्ड सारी सारी वैल्यूज दिखा रहा है। ठीक है। अभी इसी तरह से और कुछ तो इसमें स्पेशल चीज नहीं है। ठीक है। तो अभी इसके लिए हम मैं ये दो कमांड ये क्यों वर्क नहीं कर रहे हैं मुझे देखना पड़ेगा। ये पहले तो वर्क कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग नाउ। आई हैव टू सी व्हाट मे बी द रीजन। आई विल जस्ट अपडेट यू ऑन दिस। ओके। अब इसी तरह से अलग अलग, मान लो हमारे पास डेटा फ्रेम से अलग अलग डेटा फ्रेम्स को हमें यहाँ पे मर्ज करना है। तो यहाँ पे दो डेटा फ्रेम अलग बनाए गए। ये डिक्शनरी से हमने बनाए हैं डेटा फ्रेम। तो एक डेटा फ्रेम ये है, दूसरा डेटा फ्रेम ये है, और इन ये दोनों डेटा फ्रेम हमने प्रिंट करा लिए। ठीक है। अब इन दोनों डेटा फ्रेम को एक साथ में मर्ज करना है, तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉनकैट। और अब हमें इनको रो वाइज मर्ज करना है। रो वाइज मर्ज करने का मतलब है कि जैसे ही एक डेटा फ्रेम की रोज खत्म होती है, उसके बाद दूसरी डेटा फ्रेम की रोज स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे दे सकते हैं इस तरह से। हमने यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 0 दे दिया। अगर कॉलम वाइज मर्ज करना है तो हम यहाँ पे कॉलम वाइज, यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1 दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो रो वाइज ये मर्ज होके आ गए। इसी तरह से कॉलम वाइज हमें मर्ज करना है, तो यहाँ पे कॉलम वाइज मर्ज होके आ गए। ठीक है। अब इसके बाद हमें किसी सब्जेक्ट मीन्स किसी कॉमन की के बेस पे मर्ज करना है। राइट। मान लो हमारे पास कॉमन की है यहाँ पे सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 3, 4 एंड 5 दोनों दोनों डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर हम यहाँ पे ऑन यूज करके सब्जेक्ट यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब ऑन वाइज ये अब यहाँ पे हमारे पास मर्ज फंक्शन यूज करेंगे। अभी तक हम यहाँ पे यूज कर रहे थे कॉनकैट। तो कॉन्कैट में सिंपली एक दूसरे के आगे पीछे हम डेटा सेट्स जस्ट लगा रहे थे। ठीक है। यही चीज अगर हमें किसी की के बेस पे ज्वाइन करनी है, तो हम यहाँ पे मर्ज को यूज करेंगे। तो ये मर्ज, यहाँ पे मर्ज में एक लेफ्ट है एक राइट है। तो लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट रिमेंबर हमने एसक्यूएल में पढ़े हुए थे। तो वही चीज हम यहाँ पे भी यूज करें, लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल। तो लेफ्ट टेबल वाइज जो भी उसमें राइट टेबल में सारी चीजें मिलेंगी, वही उठा के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो ID X ID नेम, ID X नेम X, ID Y नेम Y, और सब सब जो फील्ड है उसके बेस पे हम ज्वाइन करें, तो वो यहाँ पे बीच में आ गई, ये कॉमन है। ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया, तो यहाँ पे दोनों टेबल्स आगे पीछे लग के आ गई। ठीक है। तो ये हमारा मर्जिंग वाला टॉपिक है। इसको हम दोबारा फिर से कवर अप करेंगे, बिकॉज इट इट इज गोइंग टू टेक टाइम। इसमें बहुत सारी चीजें भी, ज्वाइंट्स वगैरह भी आएंगे। तो उनको इनको हम थोड़ा सा टाइम लेके कवर करेंगे, जिससे आपको ये सारी चीजें फिर से समझ में आ जाए। ये जो मर्जिंग है, ये कॉमन, मतलब कंसेप्ट इसका सेम है। चाहे आप इसको एसक्यूएल में लगाएं, या या आप यहाँ पे पाइथन में लगा रहे हैं, या कहीं और किसी लैंग्वेज में लगा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हर हर जगह सेम रहता है। लेकिन जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप रियल टाइम में काम करने जाओगे, तो वहां पे आप एक टेबल पे काम नहीं कर रहे होगे, वहां पे आप मल्टीपल टेबल्स में काम कर रहे होगे।
तो जब मल्टीपल टेबल्स में काम करेंगे तो आपको ज्वाइंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो कैसे हम ज्वाइन करेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें जो नहीं काम कर रही हैं, आई नीड टू सी कि भाई दीज टू थिंग्स आर नॉट वर्किंग। इट वाज वर्किंग अर्लियर बट नाउ इट इज नॉट गिविंग द प्रॉपर रेस्पॉन्स। अगर हम यहाँ पे सपोज 0 to 4 लेके आते तो ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम 4 ऑनवर्ड्स सारी चीजें हम यहाँ पे डालेंगे तो ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, सो आइडियली दिस शुड वर्क इन दिस केस एज वेल। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, नीड टू सी। ठीक है, so let's hopeful कि ये सारी चीजें वर्क करें, and we'll see in next class. Thank you everyone. I request